नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बात करने जा रहा हूं। आज इंडियन हिस्ट्री का हमारा पहला लेक्चर है। इससे पहले जो कुछ भी हुआ है वो एमसीक्यू बेस पर हुआ है, लेकिन आज हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे कि किस किस चैप्टर्स को हमें कवर करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक और बात कह दूं, ये जो मैं कवर करवाने वाला हूं, ये आप चाहे WBCS की मेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप IAS का मेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। तो सिलेबस देखने के बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम टेबल को देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, जो संडे से सैटरडे पूरे 7 दिन हमारे यहाँ पर होता है। सुबह के 4 बजे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। दोपहर के 4 बजे लूसेंट 1000 MCQ के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है। प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन में आप क्लिक कर सकते हैं। ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे अभी हम कवर करवा रहे हैं। दोपहर के 4 बजे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लासेस शुरू हो गई है, माने आज से शुरू हो रही है। तो संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे आपको ये सारे डेट नोट कर लेने हैं कि कब कब हमारी क्लासेस होती है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास एवं संस्कृति। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हिस्ट्री समझ में ही नहीं आता है कि पढ़े तो कहां से पढ़े, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। और जो है बताने वाले भी वो हजारों रुपया चार्ज करते हैं, हजारों रुपया। कोई कोई इंस्टीट्यूशन तो मैंने देखा है कि 10,000 20,000 एक एक हिस्ट्री को लेकर चार्ज करते हैं। ठीक है, और अगर ऑप्शनल करने जाओगे तो 50,000 60,000 सिर्फ ऑप्शनल कर ले लेते हैं। बहुत जन जो झेले हैं वो समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हिस्ट्री के चार्जेस इतने ज्यादा हो जाते हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और अच्छे तरह से मैं समझाऊंगा। तो हिस्ट्री के जो क्लासेस है वो 3 भाग में बटी रहती है। हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा जाता है, 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो है 750 AD तक रहता है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड होता है वो 750 AD से लेकर 757 AD तक रहता है। और मॉडर्न हिस्ट्री जो रहता है वो 757 से 1947 तक रहता है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने तो कहा था 1498 से हम शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स 1498 से ही हमारा शुरू होगा, आज का सेशन हमारा वहीं से शुरू होने वाला है। लेकिन देखिए, पूरी दुनिया जो मानती है हम वहां पे भी समझेंगे आखिर क्यों कहा जाता है। ठीक है, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखूंगा, तो आपको कंपेयर कर लेना है। लेकिन मैं जो बताऊंगा जहां से, वहीं से आपको स्टडी स्टार्ट करनी है। ओके, तो एंशिएंट हिस्ट्री जो आप देख रहे हैं जो 750 AD तक है, तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग सीरीज में वो देख लीजिए। लेकिन आज तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रहा है, लेकिन सिलेबस को देखिए मैं क्या क्या कवर करवाऊंगा। और 100%, 1% भी बाकी नहीं होगा। 100% मैं सिलेबस को कंप्लीट करवा के ही छोड़ूंगा। ओके, तो बने रहिए। स्टोन एज 26 लाख BC से लेकर 3000 BC, पाषाण काल इसको हिंदी में कहते हैं, स्टोन एज को लेकर, जिसमें सारे स्टोन जितने भी होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हरप्पन सिविलाइजेशंस 2350 BC से लेकर 1750 BC तक, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन NCERT एक किताब है, आपको पता होगा। तो NCERT में क्या लिखा गया है? NCERT में 2600 BC से 1900 BC लिखा गया है। तो आप बोलोगे सर कौन सा माने, तो आप मानोगे ये वाला। ओके, 2350 से 1750 BC तक। अब आप बोलोगे ये क्यों नहीं माने, क्योंकि देखिए डेटा जैसा भी हो, है ना, कवर तो आपको हिस्ट्री कवर करनी है। अगर ऑप्शन वैसा आ जाए कि ये और ये दोनों दिया हो, तब आपको इसके साथ जाना है। ठीक है, अदरवाइज हमेशा इसी को फॉलो करना है, 2350 750। बट उसमें उलझना नहीं है, डायरेक्ट आपको याद रखना है हड़प्पा सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन 1500 BC से लेकर 600 BC वैदिक संस्कृति रहती है। प्री मौर्यन पीरियड और बुद्धा पीरियड 600 BC से लेकर 321 BC, जिसको मौर्य पूर्व काल या बुद्ध काल कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म इसी टाइम पर होता है। और मौर्य आने के पहले का समय, ठीक है, ये कहा जा रहा है। फिर मौर्यन पीरियड, अब मौर्य आ जाएंगे जैसे बुद्ध काल खत्म होगा, तो उसके बाद मौर्य पीरियड की शुरुआत होती है 23 AD से BC से लेकर 185 BC, मौर्य काल। पोस्ट मौर्यन पीरियड 200 BC से लेकर 300 AD। देखिए अब AD की तरफ जा रहे हैं।
अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं बीसी और एडी होता क्या है। ये देखिए दो लाइन में खींच रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1 2 3, ठीक है। यहां पर भी मैं 1 2 3 लिखूंगा, लेकिन बैकवर्ड की तरफ 1 2 3। और बीच का जो टाइम है वो ईसा मसीह का टाइम है। ईसा मसीह जब जन्म लेगी तो इसको हम लोग फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे, मतलब अभी जब 2020 जो चल रहा है समझ लीजिए ये इस तरफ है, ठीक है 2020। तो ये जो होता है ना पॉइंट से जब 1 2 3 शुरू करके हम लोग जो ईयर कैलकुलेट करते हैं उसको एडी कहते हैं, एनो डोमिनी, ओके। और बिफोर क्राइस्ट माने ईसा मसीह जब जन्म नहीं ली थी उसके पहले जो 1 2 3 चलता था उसको बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये क्या है बीसी था, इसके पहले क्या होगा 100 होगा, फिर 99 होगा, फिर 1 होगा, फिर अचानक ये 1 स्टार्ट हो जाएगा, एडी वाला। बीसी वाला 1 खत्म होगा और एडी वाला 1 स्टार्ट हो जाएगा। गुप्ता पीरियड 319 एडी से लेकर 550 एडी तक गुप्त काल। पोस्ट गुप्ता पीरियड 550 एडी से लेकर, सॉरी ये 7 मिस हो गया है, 7 आप नोट डाउन करिएगा, 750 एडी तक, है ना। क्योंकि देखिए प्रीवियस में देखिए हमने क्या बात की थी, 750 एडी तक ही एंशिएंट हिस्ट्री है माना जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम मेडिवल हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए आप। मेडिवल इंडिया सोर्स ऑफ स्टडी, मध्यकालीन भारत अध्ययन के स्रोत। अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, भारत में इस्लाम का आगमन। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के ऊपर बात करेंगे हम, जिसमें रजिया सुल्तान ये सब के बारे में। द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम ऑफ सल्तनत पीरियड, सल्तनत कालीन राजनीति, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था। रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 15th एंड 16th सेंचुरी, 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन। राइज ऑफ रीजनल डायनेस्टी, क्षेत्रीय राज्यवंशों का उदय। मुगल इंपायर, मुगल साम्राज्य। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिस्टम ऑफ मुगल, मुगलों की राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था। मराठा इंपायर एंड शिवाजी, मराठा साम्राज्य एवं शिवाजी। तो वो था आपका एंशियंट। अब मॉडर्न में देखते हैं, यूरोपियन कॉमर्शियल कंपनीज विजिट इन इंडिया, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन, ये मॉडर्न के ऊपर बात करें अब हम। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश स्टेट इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना। इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म साम्राज्य और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत में विभिन्न संस्थाओं का विकास। पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट, किसान और आदिवासी आंदोलन। रिवोल्ट ऑफ 1857, सन 1857 का विद्रोह। सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, भारत में राष्ट्रवाद का एवं कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, नरमपंथी गरमपंथी आंदोलन। अब यहीं पे वो 1907 वाली घटना हो जाती है, ओके। आपको पता है सूरत जो होता है, सूरत सेशन में क्या होता है ना कि नरमपंथ और गरमपंथ माने जो गरम दल के थे और नरम दल के थे वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस अलग हो जाता है और विरोध जो करने वाले होते हैं वो अलग हो जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिक्स, प्रथम विश्व युद्ध की राजनीति, जो 1930 से लेकर 1919 के बीच में पढ़ेंगे क्या क्या हुआ था। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड गांधी, राष्ट्रवादी आंदोलन और गांधी 1915 से लेकर 1935 के बीच में गांधी मूवमेंट में नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या क्या हुआ था। लेफ्ट मूवमेंट इन इंडिया, भारत में वामपंथी आंदोलन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पॉलिटिक्स, द्वितीय विश्व युद्ध की राजनीति, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो पॉलिटिक्स है, आखिर क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके पीछे कोई ना कोई तो बात होगी, तो वो जानेंगे हम लोग कि क्या बात हुई थी, आखिर क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो 1935 से 1945, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ था, लेकिन उसके पीछे कोई तो बेस होगा, कोई तो रीजन होगा। ऐसे ही थोड़ी है कि कोई भी गुस्सा में आके युद्ध करना शुरू कर देंगे, है ना। तो इसके पीछे रीजन क्या था वो सारा जानेंगे। इंडिया टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, भारत स्वतंत्रता की ओर, 1943 से 1947। अब इंडिया इंडिपेंडेंस के आगे बढ़ता है कि क्या क्या कदम उठाए गए उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। कम्युनलिज्म इन इंडिया एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री, भारत में सांप्रदायिकता एवं देश का विभाजन, वही इंडिया पाकिस्तान जब अलग हो जाता है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। रोल ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन फ्रीडम मूवमेंट,
स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भूमिका, जितने भी वर्ग थे जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट में, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, चाहे कोई भी हो, है ना, सुभाष चंद्र बोस हो, तो उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। रोल ऑफ डिफरेंट पार्टीज इन फ्रीडम मूवमेंट, बहुत सारी पार्टियां थी, उनका रोल था। तो जैसे बी आर अम्बेडकर के अंदर में भी पार्टी थी, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न दलों की भूमिका, ओके। पॉपुलर पीपल इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में चर्चित व्यक्ति जो जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे लाला लाजपत राय हुए, या फिर आपके बाल गंगाधर तिलक हुए, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट पर्संस के बारे में। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, आजादी के बाद का भारत। सो गाइज, आई होप आपको ये सारे जो मैंने बताया आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब मेरा कहने का मतलब ये है, मैं एक जानना चाहूंगा एक चीज, आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि यूपीएससी की लिए तैयारी कौन कर रहा है, कमेंट बॉक्स पर बताइए। माने हिस्ट्री कौन ऑप्शनल लेना चाहता है, मैं उसी हिसाब से उसको तैयारी करवाऊंगा। माने उनके लिए स्पेशली तो आप लोगों के लिए रहेगी, लेकिन उनके लिए भी तैयारी चलती रहेगी मेरे साथ में। और साथ ही साथ अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर जस्ट नॉर्मल एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं उतना वास्ट जो मैं अभी सिलेबस दिखाया हूँ ऑप्शनल रिलेटेड, वो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं ऊपर ऊपर में बात करूंगा जो छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, वन लाइनर टाइप के, तो मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। अदरवाइज मैं ऐसे कंप्लीट करवाऊंगा। खासकर डब्ल्यूबीसीएस के जो स्टूडेंट है, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के जो भी हैं, कमेंट बॉक्स पर अपना नाम लिखकर मुझे बोलेंगे कि आप कौन से ईयर में कवर करना चाहते हैं, कौन से ईयर में आप एग्जाम देना चाहते हैं, उसी के हिसाब से मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करवानी पड़ेगी। कमेंट बॉक्स पर आपको लिखना है पहली बात तो ये कि आप एग्जाम कौन से ईयर में देना चाहते हैं और कौन कौन इंटरेस्टेड हैं अपने ऑप्शनल सिलेबस को कंप्लीट करने में हिस्ट्री को लेकर, ओके। तो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अब चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है ना कि आज हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट पहली क्लास है, मैं इंट्रो टाइप का कुछ करवाऊंगा, ठीक है, बेफिक्र रहिए। तो यहाँ क्या है ना कि आप जो ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया आपको पता है यूरोप हुआ करता था, और आज भी यूरोप है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, है ना। और ये हमारा प्यारा भारत। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यूरोपियन, है ना, खोजने निकले भारत को। आखिर ऐसा क्या हो गया जो यूरोपियन खोजने निकलते हैं भारत को, तो इसी को अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। 1400, मैं बात अगर करूं, ऊपर लिखता हूं मैं 1453, हर एक डेट को आपको याद रखना है। 1453 में क्या हुआ था कि, अच्छा ठीक है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसके पहले क्या कभी बिजनेस नहीं हुआ करता था। आप जानते हैं कि एंशिएंट इंडिया में क्या होता था कि एंशिएंट इंडिया के टाइम पर भी इंडिया से व्यापार हुआ करते थे, है ना। हड़प्पा सिविलाइजेशन देख लीजिए, वैदिक सिविलाइजेशन देख लीजिए, तो उसमें क्या होता था ना कि इंडिया से व्यापार होता था। तो इसका मतलब है यूरोप जो था वो इंडिया में आते थे व्यापार करने के लिए। हाँ, लेकिन समुंदर के रास्ते कभी कोई नहीं आता था, हमेशा वो लोग कहाँ से आते थे, वो लोग लैंड एरिया से आते थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया उन्हें समुंदर से आना पड़ा, और हम लोग जो टर्म यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, खोज, डिस्कवर किया गया, तो ऐसा वर्ड क्यों यूज करते हैं वो जानेंगे। क्या हुआ था 1453 में, जो यूरोप का ईस्टर्न पार्ट है, यूरोप का देखिए ये होता है वेस्ट पार्ट और ये होता है ईस्ट पार्ट, ठीक है। तो यूरोप का जो ईस्ट पार्ट था, तो व्यापार यहीं से होता था। लेकिन 1453 में क्या हुआ, यहां पर एक जगह था, लैंड एरिया, उसका नाम था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया उस जगह का नाम था। कुस्तुनतुनिया में क्या होता है ना, जो अरबीज होते हैं, अरब जो होते हैं, अरब्स, अरबीज जो होते हैं, अरब वासी, उन लोग क्या करते हैं, हमला कर देते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ही हमला करते हैं तो ये जो कुस्तुनतुनिया रहता है, कुस्तुनतुनिया एरिया, ये वाला एरिया, वो अब अरबों के कंट्रोल में आ जाता है, अरबियंस एम्पायर के कंट्रोल में आ जाता है। अब क्या होता है, उन लोगों के इस लैंड एरिया से बिजनेस बंद हो जाता है। मेन रीजन यही था, अब लैंड एरिया से बिजनेस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से तो इन लोगों को बिजनेस करना है। आखिर इन लोग क्यों बिजनेस करना चाहते थे, इसका रीजन ये था कि यहाँ पर मसाले बहुत अच्छे क्वालिटी के होते थे, और ठंडे के टाइम पर इन लोग को मसाले की ज्यादा दरकार पड़ती थी। तो इसी रीजन से इन लोग क्या करते थे, माने इन लोग जब लैंड जो ब्लॉक हुआ उसके बाद इन लोगों के मन में भारत से मसाले खरीदने के लिए माने एक चाह बढ़ गई कि हमें अब मसाले लेने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर क्या होता था ना, अरब यहाँ से मसाले खरीद कर क्या करते थे ना, अब इन लोगों को ज्यादा दाम में बेचते थे। तो इससे भी बचना था,
पहला तो ये कि अपने बिजनेस को बनाना, डायरेक्टली बिजनेस करना, और दूसरा इतना जो कॉस्ट देकर उन लोग खरीद रहे हैं उसको कम करना, और जो ठंडे के टाइम पर उन्हें मसाले की दरकार पड़ती थी, काली मिर्च खास करके, तो उसको भी उन लोगों को अपने कंट्रोल में लेना था। ठीक है, ये बिजनेस करना चाहते थे लोग। अब यहाँ क्या हुआ, अब 1453 में अब इन लोगों के बीच में एक होड़ मच गई। मतलब अब इन लोग समुंदर के रास्ते से, क्योंकि लैंड एरिया तो ब्लॉक हो गया है ना, 4 दर्रे हुआ करते थे यहाँ पर। ओके, 4 पासेज हुआ करते थे। आप देखोगे पहाड़ों के बीच में रास्ता नहीं होता है, उसी को दर्रा बोलते हैं। तो 4 पासेज हुआ करते थे, वो पासेज डाकू लुटेरों से भरती थे। अगर कोई भी वहां पर आता था तो आना तो आसान था, लेकिन वापिस वो रिटर्न नहीं जा सकता था। तो ये एक प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से लैंड एरिया के जगह उन लोग अब सी एरिया को खोजना शुरू किए। और इसमें सबसे पहले दिलचस्पी लेने वाले थे जो, उनका नाम था स्पेन एंड पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल जो थे, स्पेन एंड पुर्तगाल ने सबसे पहले इंटरेस्ट लिया। अब स्पेन और पुर्तगाल ने जब सबसे पहले इंटरेस्ट लिया, है ना, भौगोलिक क्षेत्र में, ग्लोबल में, कि अब इन लोगों को आगे बढ़ना है, तो वहां पर ये देखिए, ये इंडिया का मैप आप देख सकते हैं। उस समय इंडिया कुछ इस तरह का था। अब वहां पर एक राजा हुआ करते थे, उन राजा का नाम था हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, ये हेनरी द नेविगेटर राजा ने क्या किया, वहां पर पुर्तगाल में एक माने कैलकुलेशन करने वाला, मतलब दिक्सूचक यंत्र हम लोग उसको बोलते हैं। ओके, दिक्सूचक यंत्र, जो कंपास आप लोग बोलते हो, और नक्षत्र यंत्र, माने समुंदर में कहीं खो ना जाए कोई। तो उन्होंने क्या किया, इस कंपास को बनाया है ना, क्या कि जो समुंदर की जो लंबी यात्राएं हैं, जो लॉन्ग आप जो सी को कवर करेंगे आप लोग, तो वो प्रॉब्लम वाली ना हो, आसानी से अब अपने डायरेक्शन को अचीव कर ले, तो अपने गोल को अचीव कर ले। जिसके वजह से हेनरी द नेविगेटर ने काफी कुछ डेवलप करवाया। ओके, काफी कुछ माने क्या बोलते हैं, काफी कुछ एक्सपेरिमेंट किया, काफी कुछ उन लोगों ने डेवलप किया। तो इनकी छत्र छाया में माने हेनरी द नेविगेटर ने ये सारा कुछ काम किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो कंपास होता है सबसे पहले किसने बनवाया, तो आप बोलोगे हेनरी द नेविगेटर। ये पुर्तगाल के राजकुमार थे, इन्होंने बनवाया था। ठीक है, लेकिन इससे पहली एक छोटी सी स्टोरी बताऊं। 1486 में क्या हुआ, 1486 में, ये तो पहला था नहीं, तो यहां पर तो हेनरी द नेविगेटर ने कॉम्पास को बनवाया, ठीक है, ताकि आसानी से घूम सके इन लोग, आसानी से भारत को खोजा जा सके। और सबका डायरेक्शन क्या था, सब क्या चाहते थे कि भारत को खोजना। तो 1486 में क्या हुआ, 1486 में पुर्तगाल के एक नेविगेटर थे, नाविक थे, जिनका नाम था बार्थोलोमेव डियाज। उनको ये बोला गया पुर्तगाल से कि जाइए और भारत को खोजिए। स्टोरी की तरह सुनिएगा, बहुत आसान है, और इंटरेस्ट लेके सुनिएगा। तो बार्थोलोमेव डियाज को जो पुर्तगाल में क्या किया गया, बोला गया कि जाइए और भारत को खोजिए। अब बार्थोलोमेव डियाज जानता कुछ नहीं था। वो क्या किया, अब ये यहां से निकलना शुरू किया। ठीक है, वो निकल कर यहाँ आया। आते 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 काफी दिन लग गए इसको आने में, क्योंकि रास्ता जानता नहीं था। सॉरी, या रास्ता जानता नहीं था। जानने के बाद माने धीरे धीरे जाते जाते वो इस एरिया से कवर होते होते आ रहा था। ठीक है, ये पास पास एरिया से कवर होते होते कहां तक आया, वो यहां पर आया। और यहां आने के बाद अब इसके बाद कुहासा, ओके, फॉग बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से इसे अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो परेशान हो गया कि अब जाए तो कैसे जाए आगे। कुछ दिन यहाँ पर रहता है ये, और यहाँ पर वो जहां पर रहता है उसका नाम पड़ जाता है केप ऑफ गुड होप। जिस जगह में वो रहता है उस जगह का नाम रख दिया जाता है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो वो वापिस कुछ दिन के बाद रहने के बाद वो वापिस रिटर्न कर जाता है, और वो कहता है कि भारत की खोज नहीं हो पाई। तो रीजन बता देता है, कुहासा था, और भी बहुत सारे रीजन थे। अब क्या हुआ इसके बाद, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, 1492 में, अभी हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं, वास्को डी गामा को लेकर आएंगे अभी हम लोग। 1492 में क्या हुआ, देखिए ये 1486 की कहानी है कि बार्थोलोमेव डियाज आया। नोट डाउन करते रहिएगा, ये सारा मैं करवाऊंगा, लेकिन नोट डाउन करते रहिए। तो बार्थोलोमेव डियाज को कब भेजा गया, 1486 में पुर्तगाल की तरफ से, लेकिन वो अफ्रीका के जो एरिया है केप ऑफ गुड होप में रहकर वापस चल गया।
1492 में क्या होता है कि इटली, आप सुने होंगे इटली, इटली की सहायता से क्या होता है ना, इटली की हेल्प से जो स्पेन होता है, इटली की हेल्प से स्पेन, सॉरी स्पेन की सहायता से, स्पेन की सहायता से क्या होता है, इटली के एक नाविक होते हैं, इटली के एक नेविगेटर होते हैं, उनका नाम होता है कोलंबस। क्या नाम होता है? जो इटली की सहायता से क्या करते हैं, स्पेन की सहायता से जो इटली के नाविक होते हैं, इटली के जो नेविगेटर होते हैं, उनका नाम होता है कोलंबस। कोलंबस को भी जिम्मेदारी दी जाती है अब स्पेन की तरफ से, क्योंकि देखिए दोनों के बीच में है ना हमेशा कंपटीशन चलता रहता था। पुर्तगाल अगर कुछ करने जाता था तो स्पेन भी उसको ही करना चाहता था, या स्पेन कुछ करना चाहता था, पुर्तगाल भी उसी को करना चाहता था। तो सबसे पहली यात्रा किसने भेजी, आप देखिए 1486 में वो इस पुर्तगाल ने भेजी। उसके बाद फिर कौन भेज रहा है, स्पेन भेज रहा है ना। स्पेन 1492 में भेज रहा है, लेकिन किसको भेज रहा है, अब कोलंबस को भेज रहा है। कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे, कोलंबस इटली के रहने वाले थे, और स्पेन की मदद से इनको भेजा जाता है भारत को खोजने के लिए। अब ये निकलते तो हैं स्पेन से, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए इनके पास कोई सोर्स नहीं रहता है, घूमते 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 कहां पर आ जाते हैं वो, ये नॉर्थ अमेरिका में पहुंचते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका में जब वो पहुंचते हैं, यहाँ पर खड़ा होकर, यहाँ पर जब एरिया में पहुंचते हैं, कोस्टल एरिया में पहुंचते हैं, यहाँ पर देखते हैं काफी लोग थे, और वो सारे लाल लाल रंग के नजर आ रहे थे। इसीलिए उन्होंने जोर जोर से चिल्लाने लग गए ये कि मुझे इंडिया मिल गया, मुझे इंडिया मिल गया। लेकिन वहां पर लोग लाल लाल रंग के नजर आ रहे थे, तो इन्होंने कहा रेड इंडियंस। तो ये नाम देने वाले कौन थे, रेड इंडियंस, तो यही थे कोलंबस। इसीलिए आज भी यहाँ के जो निवासी हैं, प्रजाति है यहाँ की, उनको रेड इंडियंस ही बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको रेड इंडियंस के नाम से ही जाना जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया, रेड इंडियंस कहाँ दिखाई देते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, अब 1486 आपको समझ में आया, जो बार्थोलोमो डियाज यहाँ पर आया। 1492 आपको क्लियर हो गया होगा, जो नॉर्थ अमेरिका में कोलंबस जाता है, अमेरिका की खोज कर लेता है। अब पुर्तगाल की तरफ से अब क्या किया जाता है, वास्को डिगामा को भेजा जाता है कि जाइए और आप भारत की खोज करिए। और बार्थोलोमो जो वास्को डिगामा थे, अब निकलते हैं अपनी सेना के साथ, माने कुछ लोगों के साथ, जहाज में। ठीक है, और क्या करते हैं वो, अपने हाथ में नक्शा लेकर निकलते हैं एक। जब वो नक्शा लेकर निकलते हैं तो देखिए वो यहां से आना शुरू करते हैं, आते 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 काफी लंबी यात्रा करने के बाद वो यहां से मूव करते हैं। मूव करने के बाद अब जब यहाँ पर पहुंचते हैं, वो थोड़ा सा माने बोलते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, तब इनको क्या मदद मिलती है, एक जन की, एक जन उनकी मदद करते हैं। ठीक है, और ये फाइनली 1498 में भारत की खोज कर लेते हैं। जबकि देखिए भारत की खोज जो है, डिस्कवर इंडिया, तो ये गलत वर्ड हो जाएगा। भारत को कैसे खोजा जाएगा, भारत तो पहले से ही खोजा गया है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवरिंग इंडिया। ठीक है, तो भारत की खोज की गई, बिकॉज लैंड एरिया बंद हो गया तो समुद्री एरिया से खोजा गया, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं भारत की खोज। लेकिन भारत तो अपनी जगह में था, उसको क्या खोजना पड़ा है। तो देखिए कालीकट में पहुंचते हैं, तो आगे देखते हैं अब। 1498 में वास्को डी गामा डिस्कवर किए इंडिया को। तो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। आफ्टर 90 days of voyage, वास्को डी गामा लैंडेड ऑन द कोस्ट ऑफ कालीकट। कहां पहुंचे वो, कालीकट के तट पर। विद द हेल्प ऑफ गुजराती, एक गुजराती जो पथ प्रदर्शक थे, गुजराती जो ट्रेवलर थे, उनकी मदद से। उनका नाम क्या था, सीफेरर अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद के मदद से वो क्या करते हैं, वो कालीकट बंदरगाह पहुंच जाते हैं, नहीं तो समुद्र में ही घूमते रह जाते। 90 दिनों की यात्रा के बाद वास्को डिगामा समुद्री यात्रा, अब्दुल मनीद, ये नाम याद रखिएगा, किसकी मदद से वास्को डिगामा भारत आए, अब्दुल मनीद नामक गुजराती की सहायता से। ये एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनकी हेल्प से लेकर आए, कालीकट के समुद्री तट पर उतरे। द रूलर ऑफ कालीकट, उस समय कालीकट के जो रूलर हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनका नाम था जमोरिन। क्या नाम था, जमोरिन नाम था। अच्छा, कालीकट को पहले कालीकट नहीं कहते थे, पहले उसका नाम था कथका डाबू। क्या था, कथका डाबू, याद रखना है, कथ का सॉरी डाबू, कथका डाबू इसका नाम हुआ करता था, बस आपको लिख लेना है कथका डाबू। ठीक है, तो कालीकट का पहला नाम क्या था, कथका डाबू हुआ करता था।
अब क्या हुआ, जब रूलर जो थे जमोरिन थे, उन्होंने क्या किया, वास्को डी गामा का वेलकम किया। तो कालीकट के जो शासक थे जमोरिन, उन्होंने क्या किया, वास्को डी गामा का वेलकम किया, स्वागत किया। लेकिन आपको क्या लग रहा है, वहां पर एरिया को बंद करने वाले थे। जब आपने अभी मैंने वर्ल्ड मैप पे आपको बताया कि अरबों ने क्या किया, अरब वासियों ने क्या किया, वहां पर जो कुस्तुनतुनिया था उस पर कंट्रोल कर लिया। तो आपको क्या लग रहा है, जो बिजनेस जो कर रहे थे वो लोग इंडिया में ही तो कर रहे थे। तो यहाँ पर जब वास्को डी गामा आएंगे, क्या ऑब्जेक्शन नहीं होगा? इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। मतलब अरब अब जो थे, अरब बिजनेसमैन जो थे, यहाँ पर जो बिजनेसमैन माने बिजनेस कर रहे थे अरब पर, है ना, अरबी जो बिजनेस कर रहे थे यहाँ पर कालीकट पे, उन्होंने इसका विरोध किया, ऑब्जेक्शन किया कि नहीं इसको वापस भेज दो। इस तरह का ऑब्जेक्शन हुआ, और ये ऑब्जेक्शन छोटा मोटा नहीं था, काफी बड़ा ही ऑब्जेक्शन हुआ था। लेकिन फिर भी जमोरिन ने इनका वेलकम किया। वास्को डी गामा मेड 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट फ्रॉम पेपर ट्रेड। अब देखिए, जब वास्को डी गामा आए यहाँ पर, तो जमोरिन ने उनका वेलकम किया। और जमोरिन ने जब उनका वेलकम किया, तो काफी दिन रहने के बाद उन्हें बहुत सारे, माने जो आपकी काली मिर्च होती है, देखिए काली मिर्च उनको बिजनेस माने करने के लिए दी। और जब वो वापिस गए, जब वास्को डी गामा वापिस पुर्तगाल गए, तो उन्होंने वहां पर 60 टाइम्स ज्यादा, एक दो बार नहीं, 60 टाइम्स, माने 1 टाइम्स 2 टाइम्स नहीं। अगर आप 1 रुपया का सामान 2 रुपए में बेचते हो तो 1 टाइम, तो आपका क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है ना। तो ये 60 टाइम आपका प्रॉफिट हुआ इनको, इतना ज्यादा सारा एक्सपेंस निकालने के बाद भी। नॉट 60%, मैं 60 टाइम्स की बात कर रहा हूं, है ना। इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अब जैसे ही ये प्रॉफिट कमाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, यूरोप में पुर्तगाल में जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन, इस प्रॉफिट को देखकर उनमें प्रोत्साहन नहीं जगेगा, उनमें मोटिवेशन नहीं जगेगा? उन लोग भी तो सोचेंगे कि चलो हम भी चलते हैं, हमें भी ऐसा प्रॉफिट कमाना है। तो इसी तरीके में फिर दूसरा अभियान शुरू किया जाता है, जो अल्वरेज कैब्राल भेजते हैं 1503 बीसी में। ठीक है, 1503 एडी में, 1503 एडी में अल्बरेज कैब्राल सेकेंड अभियान भेजते हैं, जो पुर्तगाल की तरफ से, और वो भी कालीकट ही पहुंचता है। और यहाँ पर क्या होता है, अरबी एक जहाज होते हैं, ठीक है, अरबी जहाज को पकड़ कर क्या करता है, ये जमोरिन को भेंट कर देता है। जो सेकेंड अभियान अल्वरेज कैब्राल के नेतृत्व में भेजा जाता है, माने अल्वरेज कैब्राल जो सेकेंड जो शिप को भेजता है बिजनेस करने के लिए। तो यहां तक आज हम लोग रखेंगे अपने वीडियो को, अपने सेशन को, क्योंकि मेरा मोटो था आज आपको इंट्रोडक्शन दिलाना, इंट्रोड्यूस करवाना हिस्ट्री के पार्ट से। ज्यादा लेक्चर को बड़ा नहीं करूंगा। और अगर आप देखिए, हिस्ट्री एक ऐसी चीज है ना, आप बोर नहीं होगे। अगर आपको जैसा लगेगा आप मुझे कहना। सो देख लेते हैं अब आगे। जैसा पसंद आएगा आप कमेंट बॉक्स पर बताना। अगर आप WBCS की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स पर बताइए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स पर बताइए, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, है ना, खासकर मेंस को लेकर जिसमें आप ऑप्शनल हिस्ट्री लेकर रखे हैं, तो कमेंट बॉक्स पर बताइए, मैं उसी हिसाब से तैयारी आपको करवाना शुरू करूंगा। आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, इसीलिए मैंने ओवरव्यू दिया। सो गाइज, आज का सेशन कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, दूसरों की मदद करना सीखिए। कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिए जो क्वेश्चन पूछे जाए। आज तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई आंसर क्वेश्चन पूछा गया है। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, जाके पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और ये है, चलिए, थैंक यू।